हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पुलिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लाइन बाय लाइन आपको ये पूरी बुक समझाती हुई चलूँ और कोई भी चीज़ मैं छोड़ूँ ना। तो आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने सामने बुक रखो और मेरे साथ इसको पढ़ने की कोशिश करो। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1765 में जब दीवानी राइट्स कंपनी को मिल गए थे, तो ये राइट्स कहाँ पे मिले थे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 जगह थी जहाँ पे कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे। यहाँ पे अब वो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स इनके पास आ गए थे। अब मुगल पुलिस सिस्टम उस टाइम का अगर हम देखें तो मुगल जो पुलिस सिस्टम था ना, तो वो उस वक्त फौजदार के हाथों में हुआ करता था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फौजदार अदालत के बारे में, तो कि मुगल पुलिस सिस्टम जो था उस फौजदार के अंदर आता था। और ये जो फौजदार है ना, ये सरकार्स के इंचार्ज हुआ करते थे। अब ये सरकार्स कौन है? तो ये सरकार्स एक्चुअली रूरल डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहा जाता था। तो ये जो फौजदार है ये इंचार्ज है सरकार के, तब रूरल डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए अब ये फौजदार रिस्पॉन्सिबल है। और कोतवाल की बात करें तो वो टाउन्स के इंचार्ज होते थे। और जो विलेज के तौर पे अगर हम बात करें तो विलेज में जो वॉचमैन हुआ करते थे, चौकीदार जिसे हम कहते हैं, वो ज़मींदार के हाथों में हुआ करते थे। राइट। तो ये उस वक्त का सिस्टम है। और हमें फौजदार के लिए हमें पता है उस वक्त नायब निज़ाम हुआ करते, नायब नाजिम। ठीक है, तो ये फौजदार उस वक्त नायब नाजिम मोहम्मद रज़ा खान हुआ करते थे। और हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में कुछ इसके बारे में बात भी की थी कि जबकि मुर्शिदाबाद में जब तक था तब तक ये सारी चीज़ें मोहम्मद रज़ा खान के अंदर चल रही थी। और जब 1770 का फरमान आएगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्राइम रेट बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इससे अंग्रेज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, जिसके लिए अंग्रेज़ों को अब ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो पुलिस सिस्टम है ना, इसको अपने कंट्रोल में लाया जाए। 1781 तक तो ये सिस्टम जैसे तैसे चलता रहेगा। अब 1781 में फाइनली ये फौजदार को हटाकर इंग्लिश मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। पर जो जमींदार के पास है ना ये पुलिस ड्यूटीज़, मतलब ये जो चौकीदारी है विलेज में जो काम कर रहे हैं, ये इनके पास अभी भी रहेगी। पर कहीं ना कहीं ये अब मजिस्ट्रेट के हाथों में आ जाएंगे। फौजदार यहाँ पे चले गए, मजिस्ट्रेट आ गए। अब मजिस्ट्रेट के अंदर ये जमींदार काम करेंगे। राइट, तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब आगे जब हमारे कॉर्नवालिस आएंगे, ये है कॉर्नवालिस साहब, ये हमारे कॉर्नवालिस साहब हैं। 1781 के बाद हमें कुछ काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। 1781 का सिस्टम कुछ खास इतना वर्क नहीं कर रहा था। ज़मींदार जो अपनी पावर थे ना, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे, इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो फाइनली कॉर्नवालिस आएंगे ना, ये अपना जो कोड है 1793 का, इसमें ज़मींदार है ना, उनकी जो पुलिस ड्यूटीज़ है, जहाँ पे हमने बात की चौकीदार की, अब ये उसको हटा देंगे। और डिस्ट्रिक्ट्स में ना थाना और या पुलिस यूनिट आप इसको कह सकते हो, इसको इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, जिसका हेड दरोगा होगा। और जो ये दरोगा है ना, ये मजिस्ट्रेट के अंदर काम करेगा। राइट, तो अब यहाँ पे ये सेटअप हो गया। और जो ये थाना है ना, 20 से 30 स्क्वायर माइल्स का होगा। और ये सभी के सभी एक हायरार्की पे बेस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, थाना पुलिस यूनिट होगी जो डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी, जिसका हेड दरोगा होगा। दरोगा जो होगा मजिस्ट्रेट के अंदर काम करेगा। और अब उस वक्त ऑर्डनरी पीपल इसको कैसे देख रहे थे, मतलब गरीब किसान या आम पब्लिक इसको कैसे देख रहे थे? आम पब्लिक के लिए तो ये एक पुलिस ऐसी सिस्टम हो गई जो उनको अब कंट्रोल कर रही है। कंपनी के मतलब ऐसे नुमाइंदे हो गए जो उन पर सख्ती करने के लिए आई है। ठीक है, और ज़मींदार
और ये ज़मींदार और अगर हम दरोगा के रिलेशन को देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं ये जो दरोगा है इसके पास अच्छी खासी अथॉरिटी हुआ करती थी, और जो ये ज़मींदार है ये अपने आप में बहुत पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, ये ज़मींदार हो गए, के पास मनी पावर है, लठियाल्स हैं, और जो दरोगा है ये अपनी एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटी करें तो बहुत ज़्यादा ये अपने आप में पावरफुल थे। ठीक है, दोनों, और कई कई जगह तो दोनों में साठगांठ भी हो रखी थी। राइट, तो अब ये दोनों की साठगांठ जहाँ मिलती थी तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल के रूप में निकलते थे, और गरीब लोग, किसानों, इन पर बहुत अत्याचार किया करते थे। और जहाँ पे साठगांठ अगर नहीं भी देखने को मिलती थी ना, तो वहाँ पे ना ये दरोगा कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि ये ज़मींदार थे, इनके पास अच्छे खासे लठियाल हुआ करते थे, जो कई बार टेरिटोरियल फाइट्स भी कर लिया करते थे। तो इनके लठियाल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लड़ने में माहिर थे, और ये दरोगा उनके सामने बस मूक दर्शक से ज़्यादा और कुछ नहीं थे। इसलिए 1795 का जब टाइम आएगा, 1795 में बनारस में इस पुलिस सिस्टम को जो एक्सटेंड किया जाएगा था, जोनाथन डंकन है, इसको अब थोड़ा मॉडिफाई करके वहाँ पर अडोप्ट करेंगे। अब ये जोनाथन डंकन है ना, ये उस वक्त के ब्रिटिश रेजिडेंट्स हुआ करते थे फिजिक्स बनारस में। राइट, तो अब ये करेंगे कि जो तहसीलदार है ना उसके अंदर ये पुलिस यूनिट को सेटअप कर देंगे, और जो क्राइम प्रिवेंशन की जिम्मेदारी है, मतलब जो पुलिस ड्यूटी है, वो जमींदारों को दे दी जाएगी। राइट, तो आपकी मॉडिफिकेशन के साथ ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। और दरोगा जो सिस्टम है ना 1802 में मद्रास और उसके अलावा कई एरियाज़ में, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर एक्सटेंड कर रहा था, वैसे वैसे और भी एरियाज़ में 1803 से 4 तक में इसको और फैला दिया जाएगा। राइट, तो अब ये दरोगा सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, तो किस तरह से ये मद्रास में वर्क कर रहा था। अब मद्रास में कौन थे? थॉमस मुनरो। ये पिक्चर नहीं लाई मैं, पर ऐसे ही समझ लेते हैं। ये है, अब यहाँ पे जो थॉमस मुनरो है ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। अब ये इनका मानना ये था कि ये जो सिस्टम है ना इसके काफ़ी जहाँ जहाँ ये लागू हो रहा है वहाँ पे इसके बुरे प्रभाव भी पड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें इसमें निकल के नहीं आ रही है। ये थॉमस मुनरो का कहना था। अब तहसीलदार को कहेंगे कि तहसीलदार को के पास कोई पावर अब नहीं रहेगी, उनको 1807 में तहसीलदार से उसकी पुलिस ड्यूटीज छीन ली जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बात की थॉमस मुनरो का मानना था कि ये चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। और मद्रास की एक्चुअली सिचुएशन भी थोड़ी अलग थी, और वो कैसे अलग थी कि जो रिवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे ना, इसकी वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, अब ये क्या करते थे कि दरोगा में ना एक इजी स्केप रूट देखते थे। इसी कहीं पे कोई फंक्शन, जैसे कि कुछ किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ गड़बड़ हुई, तो अब सारा का सारा ठीकरा इस दरोगा पे फोड़ देना, या फिर किसी उसके सबऑर्डिनेट पे फोड़ देना और आराम से निकल जाना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। तो किस तरह से ये लोअर रैंक पे जो ऑफिसर्स थे इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, और सिचुएशन और इससे ख़राब ही हो रही थी। तो यहाँ पे मद्रास में कॉर्नवालिस का सिस्टम ज़्यादा चला नहीं, और कुछ सालों में ही ऐसे बदलाव हुए। तहसीलदार को 1807 में हटा दिया गया उसकी पुलिस ड्यूटी से, और दरोगा सिस्टम को 1812 में अबोलिश ही करना पड़ा यहाँ पे मद्रास में। अब पुलिस की निगरानी कलेक्टर के हाथों में आ गई। ठीक है, ये पुलिस है, अब ये सीधा कलेक्टर के अंदर काम करेंगे, और कलेक्टर की जिम्मेदारी अब रिवेन्यू, पुलिस और मजिस्ट्रियल फंक्शन तक बढ़ गई। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मद्रास में जो सेटअप बना था ना कि उस टाइम वो सेटलमेंट ऑफिसर्स की तरह काम करेंगे, तो उनके पास मजिस्ट्रियल फंक्शन आ गए थे। ठीक है, रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स उनके पास थे ही, और मजिस्ट्रियल फंक्शंस भी उनके पास थे। अब इसके साथ साथ अब उनके पास पुलिस की भी ड्यूटी आ गई। तो अब इससे हम देखेंगे कि एक
और ज़्यादा पावरफुल बन के उभरेंगे। और ये चीज़ें जो है ना, मद्रास टॉर्चर कमीशन 1854 था ना, इसमें भी कई चीज़ें ये दिखने लगती हैं। अभी 1854 में जो बनेगी ना, ये बताएगा कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट जो पहले रिवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे, अब वो रिवेन्यू कलेक्शन और रूरल पॉलिसिंग भी कर रहे थे, जिससे वो एक नए एजेंट की तरह उभरे जो क्रूर थे और दमनकारी थे। और उन्होंने बहुत सबको परेशान किया, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब अगर हम इसको बंगाल के साथ कंपेयर करें, अब इसको हम अगर बंगाल के साथ कंपेयर करें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। बंगाल में दरोगा सिस्टम चल रहा था, आराम से चल रहा था, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट नहीं थे वहाँ पे। यहाँ कलेक्टर ऑफिस में सबऑर्डिनेट भी नहीं थे, और जो जमींदार थे वो रिवेन्यू कलेक्शन किया करते थे और सीधा स्टेट को देते थे। और जो दरोगा सिस्टम वहाँ पे चल रहा था ना, वो इसलिए उसको काफ़ी दिक्कत इतनी नहीं हो रही थी। 1817 में इसको मॉडिफाई भी करना पड़ा था कि जैसे वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में उनको ला दिया गया। पर ये रिफॉर्म इतने अच्छे भी नहीं थे, वो अभी भी अपने मिसयूज़ तो कर ही रहे थे पावर का। और जो अंग्रेज़ थे उनको अभी भी जो यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम है ना, उन्हें अभी तक नहीं मिला था। जैसे यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम की जैसे बात करें ना, कि वो जो उनके हिसाब से काम करे, बाकी उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं थे, मरे या कुछ भी करें इंडियन के साथ उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस एक यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम चाहिए था, जो अभी तक वो ले नहीं पाए थे। उन्हें यहाँ पे कंट्रोल बढ़ाना था, और जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको भी वो सेफ गार्ड करना चाहते थे। और जो अपने हिसाब की जो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, ये तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो रूल ऑफ लॉ लाना चाह रहे थे जो उनके हिसाब का था। हालांकि वो जिस तरह का रूल ऑफ लॉ लाना चाह रहे थे ना, वो उसे रूल ऑफ कहा ही नहीं जाता, क्योंकि वो किसी भी तरह से इक्वालिटी की इंडिया के साथ रखते ही नहीं थे। पर वो लाना चाह रहे थे, वो भी अभी तक नहीं हो पाया था, राइट। तो अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होगा सिंध में। अब जो नया मॉडल सिंध में एक्सपेरिमेंट किया गया सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में, इसमें एक्चुअली नया क्या था, तो हम देखते हैं क्या था। ये जो पहले के जो सिस्टम थे ना, वो इंडिजेनस सिस्टम पे बेस हुआ करते थे। यहाँ मतलब हमारे जो पुराने सिस्टम चल रहे थे ना, उसी में थोड़े चेंजेस करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा था। अब जो चार्ल्स नेपियर है ना, इसे पूरी तरह से शिफ्ट कर देंगे और एक सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें उनके ही ऑफिसर रहेंगे, यूरोपियन ऑफिसर्स होंगे। और अगर इसका मॉडल देखें तो उनको प्रेरणा मिली थी आयरिश कंस्टेबुलरी रॉयल आयरिश कंस्टेबुलरी से उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी, और इस पे बेस करके ये सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया में बनाएंगे, जिसका हेड होगा इंस्पेक्टर जनरल, राइट। और ये इन्होंने इसलिए भी बनाया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो कॉलोनियल कंडीशंस है ना, ये इसको बहुत सूट भी कर रही थी, कि वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना चाह रहे थे, और चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। तो चार्ल्स नेपियर को उम्मीद थी कि ये इनके पर्पज़ को पूरा करेगा। अब जैसे कि मैंने बात की, इस मॉडल के तहत पूरी टेरिटरी इंस्पेक्टर जनरल के हाथों में होगी। मतलब किसी एरिया की निगरानी इंस्पेक्टर जनरल उसको सुपरवाइज करेगा, बड़े एरिया को। और जो डिस्ट्रिक्ट है, तो पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, ठीक है। और जो ये सुपरिटेंडेंट है, ये इंस्पेक्टर जनरल को भी रिपोर्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी रिपोर्ट करेगा। मतलब इन दोनों के नीचे आ रहा था ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर है, ओके। और जैसे कि मैंने बात की
ये इंडियंस के लिए काम तो करेंगे, पर होंगे ये सारे यूरोपियन ऑफिसर्स। अब ये सिंध का मॉडल अंग्रेज़ों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि अब ये पसंद इसलिए आया क्योंकि इससे जो उस वक्त जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे ना, पॉलिटिकल रिवोल्ट वगैरह हो रहे थे या कुछ भी, उससे ये आराम से निपट सकता था। और इसीलिए इसको बाद में पंजाब में 1849 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। फिर बाद में 1853 में बॉम्बे में, और मद्रास में 1859 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और मद्रास में फिर से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो अगर मद्रास की बात करें तो मॉडिफिकेशन कुछ इस टाइप का था, कि एक मिलिट्री पुलिस होगी और दूसरी होगी सिविलियन आर्म पुलिस, मतलब ऐसी पुलिस जो अनआर्म्ड होगी, हथियार नहीं होंगे उनके पास। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो एक ही पर्सन हुआ करते थे वहाँ पे मद्रास में, उनके अंदर ये आएंगे। पर चीज़ें धरी की धरी रह गई जब 1897 की क्रांति होगी। ये क्रांति में अंग्रेज पूरी तरह से हिल गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा था। तो इसलिए अब जो भी करेंगे ये बहुत ध्यान से करेंगे। इन्हें ऐसी मशीनरी बनानी थी जो बहुत इफ़ेक्टिव हो और इन सब चीज़ों से लड़ सके, और इनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा सके और पोलीसिंग भी कर सके। तो ऐसा कुछ ये पर्पस दे सके, तो इस टाइप की अब चीज़ें तैयार करेंगे। तो इसलिए एक कमीशन बिठाया जाएगा, पुलिस कमीशन 1860, और इसके तहत एक एक्ट लाया जाएगा, पुलिस एक्ट 1861। अब इसमें अरेंजमेंट हुआ कि जो सिविलियन पुलिस है ना, इसको प्रोविंशियल पुलिस में बदला जाए, और जो ये मिलिट्री पुलिस थी ना, इसको अबोलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। सिविलियन पुलिस प्रोविंशियल पुलिस में चेंज हो गई, जो इंस्पेक्टर जनरल के हाथों में आएगी, मतलब ये इनके इंचार्ज होंगे प्रोविंशियल पुलिस के। और जो इंस्पेक्टर जनरल है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, मतलब फाइनल अथॉरिटी हो गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। और अगर आपने 1857 के बाद अगर कुछ आप आगे पढ़ेंगे किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया गया था, तो आप इसलिए भी इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें रोल बढ़ जाता है। और 1861 का जो एक्ट था, एक्चुअली आगे भी कई सालों तक ये चलता भी रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट बना के अब देने वाला था। राइट, तो अब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स की बात करें तो ये कलेक्टर के को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो डीएसपी अब ये कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, मतलब कलेक्टर अब इनके इंचार्ज होंगे। और यहाँ पे ये समझ लो कि पूरा जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब ये सिविल अथॉरिटीज़ के हाथों में चला गया है। जैसे कि सिविल अथॉरिटीज़ का यहाँ पे हमारा मतलब है कि ऐसे लोग जो सिविलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, ये सिविलियंस को, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्टर ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और मजिस्ट्रेट को भी आप कह सकते हैं कि ये भी सिविलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस तरह से जो पूरी की पूरी पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब उसको सिविल अथॉरिटीज़ अब कंट्रोल करेंगी। तो ये मशीनरी इस टाइम पर सेटअप हो गई। और इंस्पेक्टर जनरल की बात करें तो इंस्पेक्टर जनरल जो ज़्यादातर उस वक्त बनेंगे ना, तो वो ज़्यादातर सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स ही थे जो उस वक्त की वैकेंसीज़ को फुल कर रहे थे। और जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है ना, वो रूरल पुलिस के इंचार्ज हो गए। ठीक है, उनके हाथ में अभी रूरल पुलिस का काम आ गया। और जो दरोगा है उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया। तो ये अरेंजमेंट बन के आ गई। दरोगा पहले आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इसको अबोलिश किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये सब इंस्पेक्टर बन गया। तो इस तरह से कई चीज़ें अब इन्हें सुलझती हुई दिख रही थी। जो इसका सोल्यूशन हमने बात की थी कि उन्हें मिल नहीं रहा था, तो अब इसके साथ ये चीज़ें सुलझ गई। जैसे कि
रूरल पुलिस को इम्पीरियल स्ट्रक्चर में कैसे लाया जाए, तो अभी नहीं समझ में आ गया। रूरल पुलिस ये डीएस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के हाथों में आ गया, तो ये सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। और ऐसा स्ट्रक्चर भी तैयार हुआ जिसमें काफ़ी हायरार्की थी। जैसे नीचे दरोगा के ऊपर ये डीएसपी है, फिर डीएसपी के ऊपर हमें पता है कि कौन है, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल है, इंस्पेक्टर जनरल के ऊपर भी कोई अथॉरिटी है। तो इस तरह से हायरार्की बन गई, ठीक है। तो एक हायरार्किकल सिस्टम बन गया, और जिसकी फाइनल अथॉरिटी किसके पास थी, तो गवर्नमेंट के पास थी। पर अगर यहाँ की ओवरऑल वैकेंसीज को देखें तो इसको फिल करने वाले अभी तक सारे यूरोपियंस थे। बड़े बड़े पदों पे ज़्यादातर सारे ऑफिसर आपको यूरोपियंस ही मिलेंगे। और जो पुलिस कमीशन है, पुलिस कमीशन 1902, अब जब ये आएगा तो इसमें कुछ एजुकेटेड इंडियंस को जगह मिलेगी जो ऑफिसर्स के पदों पे रह सकते हैं। और ये वो पद होंगे जहाँ पे बहुत नीचे दर्जे के यूरोपियन ऑफिसर्स हैं ना, उस टाइप की अभी यहाँ पे इन्हें वैकेंसी मिलेगी, और इस तरह की ये जॉब कर सकते हैं। बड़े बड़े पदों पे अभी भी इनके लिए 1902 तक के लिए भी इनके पास कोई जगह नहीं थी। डेविड आर्नोल्ड इन्हें पुलिस राज कहेंगे, जो 1857 के वक्त में शुरू हुआ था और 1947 तक चलता रहेगा। और यहाँ पे पुलिस राज इन्होंने इसलिए भी कहा है कि जैसे जब मैंने बात की कि 1857 तक से लेकर 47 तक चलता रहेगा, और इसमें ये पुलिस को यूज़ करेंगे कि वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करे। जो रिवोल्ट्स हो रहे थे उसको सप्रेस करने के लिए, जो रेजिस्टेंस हो रहे थे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो उसको सप्रेस करने में, तो ये टूल्स की तरह यहाँ पे ये पुलिस निकल के आएगा जो इनको सप्रेस करेगा, वहाँ पे कंट्रोल देगा। और अगर ये फेल भी हो जाता है तो भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से आर्मी तैयार है जो चार्ज लेगी और इन सबको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपनी ने किस तरह से पुलिस की पूरी तरह से मोनोपोली ले रखी थी और अपने उद्देश्य को पूरा कर रही थी। ओके, थैंक यू।